अस्सलाम वालेकुम, आई एम नसीम। आज हम देखेंगे हुक्स लॉ और एक्सप्रेशन की डेरिवेशन जो हमने पढ़ी थी इससे पहले वीडियो में। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एक्सप्रेशन हमने पढ़ी थी, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इस वीडियो में हम उसको देखेंगे किस तरह से ड्राइव किया गया है और कुछ बातें मज़ीद सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड। हुक्स लॉ, इसका जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है फोर्स दैट इज अप्लाइड टू स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हुक्स लॉ ही है ये कि जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं किसी भी स्प्रिंग पर उसको स्ट्रेच करने के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे, ठीक है, मास के जो ऑब्जेक्ट के ऊपर, उतना ही दूर तक जो है आप उसको मास को ले जा सकते हैं जो अटैच है स्प्रिंग के साथ। सेकेंड पॉइंट है, इफ़ द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द मास और सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर आप किसी भी किस्म की फोर्स नहीं लगा रहे स्प्रिंग पर, उसको स्ट्रेच नहीं कर रहे, तो वो इक्विलिब्रियम की हालत में रहेगा, वो रुका हुआ हुआ होगा और अपनी ज़ीरो पोजीशन पर होगा। सेकंड, अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है, इफ द मास इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम द स्प्रिंग विल एक्सर्ट अ रीस्टोरिंग फोर्स। अगर किसी भी मास को अपनी जीरो पोजीशन से इक्विलिब्रियम की हालत से डिस्प्लेस किया जाता है, उसकी पोजीशन को चेंज किया जाता है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है जिसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। यानी कि स्प्रिंग जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होता है जो मास को मीन पोजीशन की तरफ ले जाने में मदद देती है। which which is a force that tends to restore it to equilibrium position। और ये वो फोर्स होती है, रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो कि मास को अपनी जीरो पोजीशन पे लाने में मदद देती है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि फोर्स जो है वो एक इलास्टिक फोर्स है और के जो है वो एफ ओ फोर्स इलास्टिक फोर्स है ये, और के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट को जाहिर कर रहा है। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह आप कांस्टेंट लगाते हैं, क्योंकि जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को कन्वर्ट करते हैं इक्वल के साइन में तो एक कांस्टेंट आता है। के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। अब इसकी वैल्यू जो है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होती है। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहला पॉइंट है, कंसिडर अ मास m attached to one end of elastic spring which can move freely on frictionless horizontal surface। फर्स्ट करें, एक हमने टेबल के ऊपर सिस्टम लगाया, एक मास सिस्टम जिसमें एक स्प्रिंग है, एक मास है, और मास जो स्प्रिंग के साथ अटैच है और स्प्रिंग का एक सिरा जो है किसी फिक्स पॉइंट से अटैच है। जब हम मास को टेबल के ऊपर अब ये पूरा सिस्टम टेबल पे मौजूद है तो हम मास को या ऑब्जेक्ट को फ्रीली मूव कर सकते हैं और हॉरिजेंटल मूव कर रहे हैं टेबल के ऊपर, और वो फ्रिक्शन लेस है, यानी कि टेबल की किसी भी किस्म की कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा, मज़ाहिमत। सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेन द मास इज रिलीज्ड इट बिगिंस टू वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इट्स मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब आप किसी भी मास को खींचने के बाद छोड़ते हैं तो वो आगे पीछे हरकत करता है, अपनी मीन पोजीशन के आगे और पीछे हरकत कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। यानी कि मीन पोजीशन के पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में वो वाइब्रेट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, इसको मैं तस्वीर से आपको ज़ाहिर कर दूं किस तरीके से। जैसे कि हमने शुरू में देखा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ये आगे पीछे इस तरीके से हरकत कर रहा होता है, टू एंड फ्रो मोशन कहलाती है। इसी को हम वाइब्रेशन भी कहते हैं। but due to elastic but due to elasticity, spring opposes the applied force which produces the displacement. दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। यानी कि जब हम किसी भी स्प्रिंग से लगे हुए मास को खींचते हैं तो फिर जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो स्प्रिंग उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होता है, तो वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगाता है
तो फिर क्या करता है वो स्प्रिंग मास को मीन पोजीशन की तरफ ले जाने में मदद देती है वो स्प्रिंग की फोर्स। तो इस तरीके से हमें टू एंड फ्रो मोशन मिल रही थी, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया जो है वो जीरो पोजीशन पे आने के बाद वेलोसिटी क्योंकि मैक्सिमम हो जाती है जीरो पोजीशन पर, तो वो जीरो पोजीशन पे रुकने के बजाय वो आगे चला जाता है और नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है। और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जब जाता है दोबारा से स्प्रिंग उसके ऊपर फोर्स लगाता है, तो वो फिर से मीन पोजीशन पे आता है ड्यू टू हाई मैक्सिमम वेलोसिटी और इनर्शिया जो है वो और मज़ीद आगे चला जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इस तरीके से वो हमें वाइब्रेट होता हुआ नज़र आ रहा होता है और टू एंड फ्रो मोशन हमें नज़र आ रही होती है, जिस तरह से पेंडुलम में हमें नज़र आती है। अच्छा, एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन फॉर द बॉडी एग्जीक्यूटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, द रीस्टोरिंग फोर्स इज रिटर्न बाय। अच्छा, ये वो फोर्स है जो हम नहीं लगा रहे ऑब्जेक्ट पर, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जो है वो स्प्रिंग लगा रहा है और वो उतनी ही फोर्स होगी जितनी कि हम लगा रहे हैं एफ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए नेगेटिव साइन को से उसकी वैल्यू को ज़ाहिर करते हैं। अब एफ की वैल्यू थी के एक्स और स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है जिसको कह रहे हैं रीस्टोरिंग फोर्स, वो उसकी वैल्यू भी होगी के एक्स लेकिन नेगेटिव। If A is acceleration produced by the force F in the mass spring system at any instant, then according to Newton's law of motion, अगर हम कहते हैं कि A जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स की वजह से पैदा होता है, जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं उसको डिस्प्लेस करते हैं तो उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा होता है। और स्प्रिंग मास सिस्टम में भी ऐसा होता है किसी भी मौके पर, यानी कि किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन की वैल्यू मुसलसल चेंज हो गई होती है, ठीक है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, यानी कि जो मैक्सिमम पोजीशन होती है उस पर, वो भले नेगेटिव हो भले वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, जैसे कि हमने पहले न्यूटन लॉ पढ़ा था, एफ इजिकल टू एम ए, ये एक्सप्रेशन हमने न्यूटन लॉ में पढ़ी थी, तो ये वही है एफ इजिकल टू एम ए। तो हम फोर्स को एम ए के बराबर ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम जानते हैं एफ इजिकल टू एम एक्स, ठीक है। इसी तरीके से एम एक्स के ऊपर दो डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये हम कैलकुलस में पढ़ते हैं, एडवांस किस्म की मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं या एडवांस फिजिक्स में भी हम ये पढ़ रहे होते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, ठीक है। जब आप किस डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन का डेरिवेटिव लेते हैं तो वेलोसिटी बनता है, यानी कि डी एक्स ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के लिहाज से जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो वेलोसिटी बनता है। इसी तरीके से वेलोसिटी का सिंगल डेरिवेटिव लेते हैं डी वी ओवर डी टी, तो वो एक्सेलरेशन बनता है। इसी तरीके से ये मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो मैं शुरू में इसको डेरिवेटिव कह रहा था, एक्चुअली ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो जब हम एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डबल इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमें पोजीशन मिलती है। तो ये डबल डॉट ये जाहिर कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो डबल डेरिवेटिव है पोजीशन का, और ये जो पोजीशन पे डबल डॉट नज़र आ रहे हैं ये एक्सेलरेशन का डबल इंटीग्रेशन है, यानी कि डेरिवेटिव का अपोजिट जो है वो इंटीग्रेशन होता है, यानी कि दोबारा से आप पोजीशन हासिल कर सकते हैं दो मरतबा इंटीग्रेट करके, ठीक है। तो एफ इजिकल टू एम एक्स, कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। हम बाज़ औक़ात इन दोनों को ही जो है कंपेयर करके काम चला लेते हैं, लेकिन अभी जो मेरे सामने नोट्स आपको नज़र आ रहे हैं उसके अंदर इक्वेशन नंबर 2 को आप नज़र आ रहा है किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसी को लेके हम चल रहे हैं, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है ये भी। वरना हम क्या करते हैं, इस एफ की जगह हम एम ए लिखते हैं और एक्सेलरेशन को ड्राइव कर लेते हैं। एक्सेलरेशन बराबर होता है माइनस के अपॉन एम एक्स, और के अपॉन एम जो है कांस्टेंट लेके हम ड्राइव कर लेते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमने इक्वेट किए, कंपेयर किया इसको, तो एम एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब क्या है कि एम को डिवाइड में लेगा, ठीक है, और माइनस के एम, इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, मास की वैल्यू चेंज नहीं होती, के कांस्टेंट है, माइनस ये भी अपनी जगह फिक्स है। एक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है क्योंकि आप कितनी दूर उसको ले जाना चाहते हैं, या आपके दिमाग पे मुनहसर है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स पर मुनहसर है। तो आप इस पूरे को के अपॉन एक्स को क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट कर सकते हैं। नेगेटिव साइन अपनी जगह मौजूद है, जब आप कांस्टेंट की वैल्यू गायब करते हैं,
मतलब कांस्टेंट को गायब करते हैं तो उसकी जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है और इक्वल का साइन हट जाता है। मतलब हम बिल्कुल रिवर्स कर रहे हैं, जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है और इक्वल आता है, कांस्टेंट को हटाएंगे तो बाहर से प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है, इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आगे जो डेरिवेशन है उसको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक इसको समझना, इसको करना बहुत ज़रूरी है, इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। आगे जो चीज़ है वो थोड़ी सी एडवांस है, अगर आप इसको करेंगे तो ये बहुत अच्छा है।